दिल ने फिर याद किया, दुनिया तुझे दीवाना कहती है तो कहने दे, शायद ये जुनून तेरे जीने का बहाना है। मौसीकी के प्रति उनका जुनून, मौसीकार आजम नौशाद साहब का जुनून ये रंग लाया कि मौसीकार आजम का खिताब उन्होंने पाया। खूब सारी जदोजहद, खूब सारी स्ट्रगल, काफी तकलीफें उठाने के बाद उनको ये खिताब नसीब हुआ। आज अगर वो हयात होते तो अपने उम्र अजीज के 100वें साल में दाखिल हुए होते। हम मना रहे हैं दिल ने फिर याद किया में नौशाद साहब का सेंटिनरी ईयर। गए एपिसोड में, गए शुमारे में हमने नौशाद साहब की जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। आज कुछ और पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और चंद लोगों से हमारी की हुई गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं। 12 साल हो गए वो जब चले गए, लेकिन हमको एक शेर याद आता है जो हम हमेशा याद करते हैं कि गुजर गए माह और साल, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ जहाँ से दामन छुड़ा कर कोई गया, मैं अब तक वहीं खड़ा हूँ। NAUSHAT 7 डिजिट है जी, और 7 सुर है संगीत के। देखिए उनका जो काम करने का जो तरीका था, जिस पीरियड से वो आए, वो पीरियड बहुत ही गहरा था। एक बार उन्होंने जो ट्यून डिसाइड कर लिया कि ऐसे करना है, तो फिर ऐसा फिक्स नहीं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते ही जाने था। और कभी भी आप उनकी एडवाइस लो तो वो एकदम सही एडवाइस देते थे। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं चारों ओर पवन लेक के बीचों बीच में, जहाँ नौशाद साहब अक्सर और बेशतर अपने दोस्तों के हमरा आते थे और यहाँ पे फिशिंग किया करते थे। बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत सुहाना मंजर है, मन कर रहा है कि यहीं पे बैठा जाए। अब आप सोचिए नौशाद साहब अपने दोस्तों के हमरा जब यहाँ आते थे तो उनकी क्रिएटिविटी में कितना इजाफा होता होगा। नौशाद साहब रिश्तों की अहमियत को भी समझते थे। जिन जिन लोगों को, जिस जिस टैलेंट को इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में मुतारिफ करवाया, उनके करियर को उड़ान दी, उनके करियर की बुनियाद डाली, उनके साथ इनका अटूट रिश्ता रहा अपने आखिरी दम तक। मौसीकार आजम नौशाद साहब को किस्मत ने जो दिया, तकदीर में इन्हें जो मिला, जितनी भी शोहरतें इन्होंने हासिल की, शोहरत की बुलंदियों को इन्होंने छुआ, लेकिन इन्होंने वो लौटाया भी नए नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करके, उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में मुतारिफ करके, जिनमें सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स, लिरिसिस्ट भी शामिल है। हम कैसे भुला सकते हैं सुरैया, मोहम्मद रफ़ी साहब, महेंद्र कपूर साहब, शकील बदायूनी साहब, मजरू साहब, जिनके करियर को इन्होंने एक नई उड़ान दी। बिल्कुल नहीं भुला सकते। मौसीकार आजम नौशाद साहब ने कई फनकारों और गुलकारों को फिल्मी जगत में मुतारिफ करवाया। अदाकारा और गुलकारा सुरैया को पहला सिंगिंग ब्रेक नौशाद साहब ने फिल्म नई दुनिया में 1942 में दिया, जो नौशाद साहब ने खुद प्रोड्यूस की थी और AR कारदार फिल्म के हिदायतकार थे। गाना था बूट करूं मैं पॉलिश बाबू। बूट करूं मैं पॉलिश बाबू, बूट करूं मैं पॉलिश। पहला बड़ा हिट भी सुरैया को नौशाद साहब की 1942 की फिल्म शारदा के जरिए मिला, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा। उस वक्त सुरैया 13 साल की थी। अपने जमाने के विलन और कैरेक्टर रोल्स करने वाले अदाकार श्याम सुंदर जब ऑफिस बॉय थे तो नौशाद साहब ने उन्हें गुनगुनाते हुए सुना था और बाद में नौशाद साहब ने सुरैया के ऑपोजिट उन्हें बड़ा हिट गाना दिया, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, फिल्म दिल लगी में। निर्मला देवी, जोहराबाई, किरण दीवान, श्याम सुंदर, सुरैया, अमीर बाई कर्नाटकी, मंजू को कामयाब गुलकारों की फेरिस्त में ला खड़ा किया मौसीकार आजम नौशाद साहब ने। बाद में जब मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने मुतारिफ करवाया तो मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के पसंदीदा गुलकारों की फेरिस्त में आ गए। मौसीकार आजम नौशाद साहब और गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही अटूट, मोहब्बत से भरा था। गर्ज में यूं कहूं कि चोली दामन का साथ था इनका तो गलत नहीं होगा। वैसे जब मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो नौशाद साहब बहुत टूट चुके थे और उनके जाने का गम इस कदर उन्हें सताया कि उन्होंने अपने अल्फाज में इसकी बयानी की कुछ अशार के रूप में। वो शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। गाय की था हुस्न फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। गाय की था
हुस्ने फन तेरा रफी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है। मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है। और जब हमने नौशाद साहब की फैमिली और मोहम्मद रफ़ी साहब की फैमिली से बात की तो और भी कई बातों का खुलासा हुआ, कई पहलुओं पर रोशनी डल गई। लुत्फानंदोज हो जाइए इस गुफ्तगू से। क्लासिकी मौसीकी उनकी बहुत ज्यादा वसी थी। नौशाद साहब के साथ रागाज पे बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। उनके दरमियान की आपस की केमिस्ट्री वो बताएं मुझे। देखिए रफ़ी साहब को हम बता रहे हैं 40 साल नौशाद साहब का साथ रहा, ऑलमोस्ट 4 डिकेड। 1944 में जब हमीद भाई नौशाद साहब का पीक टाइम था तो कारगर प्रोडक्शन में थे, तो हमीद भाई को अंदर आने नहीं दिया। अच्छा उसे पठान हुआ करते थे लाला, उन्होंने कहा इधर मत जाओ, अंदर डिस्टर्ब मत, अंदर नहीं जाने का अभी, तुम जाओ उधर से। तो वो हमीद भाई बहुत तेज थे, अगर वो नहीं होते साथ में तो शायद रफ़ी साहब को ब्रेक नहीं मिलता। इतने सीधे फरिश्ता आदमी थे, बहुत कम बोलते थे। लेकिन हमीद भाई इतने होशियार थे, उन्होंने पता लगाया हमारा दादा का लखनऊ, और रफ़ी अंकल को, रफ़ी साहब को लखनऊ लेके गए, दादा से मुलाकात की, तो कहने लगे कि हुजूर आपसे ज़रा काम है। कहने कहिए क्या काम है? कि मेरा छोटा भाई है, वो गाना वाना गाता है, ज़रा आप सुन लीजिए। तो रफ़ी साहब पीछे खड़े थे, कहले वो ज़रा बाहर आ गए, आदाब करो। तो आदाब क्या? तो कहने लगे क्या चाहते हो? कहने लगे गाना गाता सुनिए, सुनाओ कुछ। कहने लगे नहीं, मुझे गाना नहीं सुनना, चाहते क्या हो? तो कहने लगे कि आपके साहबजादे नौशाद साहब के नाम एक सिफारिश का खत 2-4 लाइन लिख दीजिए ताकि मेरे भाई को चांस मिल जाए, मौका मिल जाए, वो मौका दे, नौशाद साहब के गाना गाने का मौका दे। तो 3 लाइन लिखी थी उन्होंने। उसके बाद खत लेके बॉम्बे आए कि पठान में वो खड़ा था कारगर प्रोडक्शन में, चले गए, आए चिट्ठी लेके जाओ, अभी देखो नौशाद साहब बुलाएंगे, उनके वालिद का चिट्ठी है। जी। वो आए अंदर तो नौशाद साहब ने पढ़ा, पहले भेजो भी। पहले उनको कोरस में एक फिल्म बन रही थी 1944 में, पहले आप कारदार साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, AR कारदार साहब। तो उसमें मार्चिंग सॉन्ग था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। रफ़ी साहब की फोरग्राउंड में आवाज थी, दुरानी साहब भी थे और ये भी थे अपना श्याम कुमार जो बाद में विलेन का काम करते थे, उनसे भी गवाया। तो ये मार्चिंग हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, आज़ादी नहीं मिली थी उस वक्त। उसके बाद फिर 46 में शाहजहां फिल्म बन रही थी कारदार साहब। तो हमीद भाई ने ये कहा कि भाई आज के टॉप में सिंगिंग स्टार है KL साहिल साहब, तो सुना है आपका मोन्टाज सॉन्ग है, इसमें कोरस बहुत है, तो मेरे भाई को एक लाइन भी गवा देंगे तो कम से कम जिंदगी भर फख्र करेगा। KL साहिल के साथ में गाना, साथ में गाना गाया, तो उसमें मेरे सपनों की रानी रोही रोही रोही, तो उसमें मोन्टाज है। तो एक रफ़ी साहब की आवाज़ साफ जाहिर होती है, एक ताजिर यानी ट्रेडर ऊपर पे बैठ के आ रहा है तो साफ आवाज़ है उनकी, मेरे सपनों की रानी रोही रोही। तो उसके बाद सोलो गाना नौशाद साहब ने उनको अनमोल घड़ी महबूब खान की थी, तो उसमें तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, आज किस्मत ने लूटा। लेकिन उनकी पहचान जो हुई वो खुद कहते थे, मेला फिल्म से जिंदगी की मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस ना होंगे। उसके बाद फिर दुलारी दिल लगी, सुहानी रात ढल चुकी वगैरह वगैरह। फिर रफ़ी साहब नौशाद साहब का ऐसा हो गया कि नौशाद साहब के वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स में, पसंदीदा गायकों में शुमार में। हम आपको बता रहे हैं ये कि बैजू बावरा से पहले नौशाद साहब ने ऊंचे सुर में एक्सपेरिमेंट किया था रफ़ी साहब के साथ, मेरी कहानी भूलने वाले। ये 51 में फिल्म आई थी, तो ऊंचे सुर में क्लाइमेक्स का गाना था मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद। उसके बाद बैजू बावरा 52 में आई और आन भी 52 में, दोनों में कॉन्ट्रास्ट देखे। बैजू बावरा हिंदुस्तानी रागों पे और आन मान में राय शान अरे नादान, हाँ कलर में थी, तो 52 में आई थी। तो नौशाद साहब ने उसमें बैजू बावरा में कहा रफ़ी साहब से, देखो इसमें तुम्हारा पूरा स्कोप है, आपको पूरा स्कोप मिलेगा, आप इसमें मेहनत कीजिए और गाइए। तो रफ़ी साहब ने कहा जी हुजूर बिल्कुल मेहनत करूँगा। तो सारे गाने और वो दुनिया के रखवाले मशहूर है। हमको लगता है कि शाहिद साहब से पूछना चाहते हैं कि जितने शो बाहर करते थे, आई थिंक नौशाद साहब के 3 गाने जरूर गाते थे वो। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि रफ़ी साहब का फेवरेट गाना कौन सा है। आज तक अब्बा ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब ये गाना मेरा फेवरेट है, कभी नहीं कहा अपने मुंह से, कभी नहीं कहते थे कि अपना ये। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने काफी टूर किया अब्बा के साथ और उसमें मैंने देखा हूं कि 3 गाने जो हैं अब्बा या तो फरमाइश आए या ना आए, लेकिन ये 3 गाने जरूर गाते थे। वो दुनिया के रखवाले, मधुबन मेरा दिखा ना चेहरे
और सुहानी रात ढल ढल चुकी ना जाने तुम कब तुम कब आओ। हम ये कह सकते हैं कि नौशाद साहब के ही गाने वो जी, अक्सर जी। बेशतर उनके फेवरेट रहे हैं जो टूर में वो जी, गाया जी, करते जी, थे। जी। नौशाद साहब का एक कथा है जो उन्होंने अपने अजीज तरीन यानी दोस्त बोलिए, भाई बोलिए या अजीम गुलकार के लिए उन्होंने कुछ चंद अशार कहे हैं, हम पेश कर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है, अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पे नाज है। वाह क्या बात है, बहुत खूब। मौसीकार आजम नौशाद साहब का रिश्ता हर एक के साथ बहुत ही बेहतरीन रहा क्योंकि वो मोहब्बत के धनी थे, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते थे, हमेशा काम पे फोकस करना, काम उनका परफेक्ट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। ऐसे में जो भी उन्हें कलाकार या हुनरमंद इंसान दिखता था या शख्सियत उनके साथ मिलती थी, उनके साथ राब्ता होता था तो नौशाद साहब की उनके साथ दोस्ती हो ही जाती थी। और ऐसे में फिल्म मेकर महबूब खान साहब के साथ भी नौशाद साहब का राब्ता बहुत अच्छा बैठा। महबूब खान, नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब तीनों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी सबसे पहले अंदाज फिल्म की, उसके बाद हम मुगले आजम पे आएंगे। जी। अंदाज फिल्म जिसमें उन्होंने लता जी से गवाया और सबसे बड़ी बात यह है कि दिलीप कुमार साहब ने उसी फिल्म के जरिए लता जी से ये कहा था कि आपका एक्सेंट जो है आपको सही करना पड़ेगा। लता जी से जब उन्होंने रेसल करा रहे थे उन्होंने तो महबूब साहब ने कहा कि अरे नौशाद मियाँ क्या तुम गड़बड़ कर रहे हो, ये दक्षिणी लड़की है, ये गज़ल गवा रहे, इसका तो शीन काफ दुरुस्त नहीं है, एक्सेंट दुरुस्त नहीं है, ये तो क्या कर रहे हो तुम ये गड़बड़। ऐसे ही जब मालूम हुआ तो दिलीप साहब और राज कपूर साहब दोनों भी देवर ऑल्सो यानी स्टंड हो गए कि कभी ये नौशाद साहब क्या कर रहे हैं। तो नौशाद साहब ने इतना कहा महबूब साहब से, महबूब साहब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लता से गवा लूँगा। तो महबूब साहब खामोश हो गए और फिर नौशाद साहब ने एक्सेंट दुरुस्त कराया लता जी का और उर्दू तो सीखने को बोला था तो उर्दू सीखने लगी थी वो। और उसके बाद फिर जब रेसल कितनी रेसल कराई इसके, नौशाद साहब जो करते थे पहले उनका तरीका यह था कि बोलते थे भाई सिंगर से पहले तुम गाना लिख लो, आप गाना लिख लीजिए। तो गाना लिखवाते थे, फिर कहते थे अब इसको 2-3 बार पढ़िए आप, तो वो वॉच करते थे कि एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है कि नहीं। फिर कहते थे रदीफ काफी में पढ़ो, उठाए जाओ उनके सितम और जिए जा, राइम में। राइम में पढ़ो। उसके बाद फिर वो ट्यून में गवाते थे, जो नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। और फिर रेसल 8-10 रेसल कराते थे। और जब इसके रिकॉर्डिंग का वक्त आया, ये आपको सुनने वाली बात है कि रिकॉर्डिंग जब इसकी हो रही थी तो महबूब साहब भी वहाँ मौजूद थे, सभी दिलीप साहब और राज कपूर साहब भी आ गए थे कि भाई देखें ये कैसे गाती है, नौशाद साहब को इतना कॉन्फिडेंट है। और जब लता जी को नौशाद साहब ने इतना कहा कि तुम बिल्कुल लीडर होके तुम गाओ, समझ लो कि तुम यू आर दी लास्ट वर्ड, और बाकी जो लोग हैं वो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तुम जो हो तुम ही अपने यू आर अ कैप्टन ऑफ योर ओन शिप। तो लता जी को कॉन्फिडेंस दिलाया। लता जी ने कहा ठीक है नौशाद साहब मैं कोशिश करती हूँ। तो पहला ही टेक इसका जो है ना ओके हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर सन्नाटा रहा, उसके बाद फिर सब तालियां बजाने लगे। महबूब साहब उठे, नौशाद साहब से कहा अरे नौशाद मियाँ तो कमाल का गाया। फिर राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब ने बधाई दी। तो लता जी को इस तरह से वो गज़ल जो है, गज़ल से उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, उठाया जाए उनके सितम। फिर बाकी गाने भी सब अपने नरगिस जी के नौशाद साहब ने लता जी से गवाया अंदाज के। किस्से तो बहुत हैं, कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ों पर, पहलुओं पर हम यहाँ रोशनी डालेंगे। उनकी फिल्म, उनका शाहकार मुगले आजम को कोई नहीं भुला सकता। पहली मर्तबा उन्होंने आमादा किया बड़े गुलाम अली खान साहब को कि भाई उसके लिए गाएं, उसके लिए किस तरह से उनके घर पे गए, कन्विंस किया। तो उन्होंने इनफैक्ट कहा था नौशाद साहब से, किस अहमक को लेकर आए हो, इनको नहीं पता कि मैं 1 घंटे का 25,000 चार्ज करता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर था तानसेन का, अगर मुगल आजम देखें तानसेन के मुगल आजम में तानसेन के ऊपर 2 गाने पिक्चराइज किए गए, दोनों क्लासिकल। तो बात यूँ शुरू हुई थी कि आसिफ साहब ने कहा था कि हुजूर अभी मैं जो गाना पिक्चराइज करना है मुझे, मैंने लव सीन लिया है सलीम और अनारकली का, साइलेंट है, तो उसमें जान डालना है। तो नौशाद साहब ने कहा तो आप ऐसा कीजिए, तानसेन आपने एस्टैब्लिश किया हुआ है तो शाम का वक्त है, रोमांटिक सीन है,
तो राग सोनी में तानसेन को गवा दीजिए। तो कहने लगे तो हुजूर तो फिर तानसेन, आज का तानसेन कौन है? तो नौशाद साहब ने कहा बड़े गुलाम अली खां हैं आज के। तो कहे हुजूर उनसे गवाइए। तो नौशाद साहब हंसे, कहने लगे वो फिल्म में नहीं गाते। मैंने क्यों नहीं गाते? मुझे लेके चलिए, टाइम लीजिए उनसे। तो नौशाद साहब आसिफ साहब को लेके गए। आसिफ साहब ने एक बात कही थी, गाएंगे हुजूर आप, कीमत आपकी, उसमें दो लफ्ज नहीं। बार बार 2-3 बार कहा। तो कहने लगे ठीक है मैं गाऊंगा, मुआवजा हुक्म कीजिए। तो उस ज़माने में जब बड़े बड़े सिंगर या रफ़ी साहब, लता जी, यानी बड़े बड़े सिंगर 300 से 500 लेते थे, तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा एक गाने के 25,000 लूँगा, 2 गाने हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए उसके। आसिफ साहब जोर से हंसे, ठट्टे मार के हंसते थे। वो सब घबरा गए। वो बड़े गुलाम अली खान साहब भी देखने लगे नौशाद साहब को, ये क्या हो गया इनको। तो आसिफ साहब ने जेब से गड्डी निकाली, बोले हुजूर आप तो अनमोल है, आपको अपनी कीमत नहीं मालूम, ये लीजिए 50% एडवांस टेबल पे अच्छा, रखा है। ताबड़तोड़ वहीं पे दिया था टेबल पैसा। पे गया एडवांस, ये लीजिए 50% एडवांस। और नौशाद साहब अब इनकी बात माननी मैंने, आप तैयारी कीजिए गाने की। यूं तो मौसीकार आज़म नौशाद साहब के फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ही रहे, लेकिन महेंद्र कपूर साहब भी उन्हें बहुत अजीज थे। महेंद्र कपूर साहब से भी उन्हें बेहद प्यार था और उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को 1958 में एक फ्लाइंग स्टार दिया, उनके करियर को फ्लाइंग स्टार दिया फिल्म सोनी महिवाल के गाने से, चांद छुपा और तारे डूबे। जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने उन्हें डुएट भी गवाया। फिल्म का नाम था आदमी। महेंद्र कपूर साहब के बेटे रोहन कपूर साहब से जब हम मुखातिब हुए तो उन्होंने और कई बातों का खुलासा कर लिया। उन्होंने कई बातें कही जो बिल्कुल हमें पता नहीं थी, और वो बातें महेंद्र कपूर साहब और नौशाद साहब के दरमियान हुई थी। आइए आपको सुनाते हैं। पापा जी जैसे डैडी नौशाद अंकल को बुलाया करते थे, काम डैडी के लिए बहुत प्यार था और बड़ी छोटी उम्र से, बिकॉज रफ़ी अंकल के साथ उनके घर पे जाना, तो उन्होंने बहुत उनके अंदर जो एक वो बोलते ना एक डिज़ायर, एक डिवोशन थी म्यूज़िक की तरफ, वो पापा जी ने डैडी में देख ली थी। तो फिर जब मेट्रो मफी में वो जज थे, सबसे सीनियर जज थे और डैडी जीते वहाँ पर, तो सबसे पहला गाना भी नौशाद अंकल ने उनसे गवाया था। मुझे याद है डैडी सुनाते हैं कि उन्होंने उन्हें बुलाया अपने म्यूज़िक रूम पर और उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए, बिकॉज नौशाद साहब का जो नाम था, जो रुतबा था, इतना बड़ा था कि बड़े से बड़ा सिंगर जो था उनके सामने नर्वस हो सकता था। लेकिन उनका हुनर देखिए, उनकी जो एक बोलते हैं इंसानियत, उनका प्यार उनके दिल में जो था। सबसे पहले डैडी को बोलते हैं यार महेंद्र रिहर्सल तो करेंगे, मुझे बताओ कि भैरवी राग जो होती है ये कितने किस्म की होती हैं। तो डैडी सोचने पड़ गए ये किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा पापा जी 4-5 तरीके से होती हैं, पंजाबी भैरवी, एक सिंधी भैरवी, एक मुल्तानी भैरवी। तो हाँ बोलते हैं ये आइडिया है तुम्हें किसका? तो डैडी ने थोड़ा थोड़ा गुनगुना के सुनाया, तो बड़े खुश हुए। फिर कहते हैं महेंद्र एक छोटी सी तकलीफ है बेटा, एक गाना मैं तुमसे गवाना चाहता हूँ, लेकिन उस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और उसका सुर बहुत ऊंचा है। तो अगर मैं ये गाना उससे नीचे सुर में लेता हूँ तो क्लैश करेगा, और अगर उसी सुर पे रखता हूँ तो बड़ी ऊंची सुर पर जाकर ख़त्म होता है। तो क्या ये गाना निभा पाओगे तुम? लेकिन पापा जी आपका आशीर्वाद रहा, रिहर्सल करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। और वहाँ से शुरुआत हुई पहले गाने की, चांद छुपा और तारे डूबे, रात गज़ब की आई। ऐसा खूबसूरत गाना, ऐसी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, खूब रिहर्सल्स हुई उसकी, और डैडी को खूब कंफर्टेबल करके फिर जब स्टूडियो में गए तो फिर वहाँ थी, वहाँ पर लाजवाब, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले देखिए बड़े लोगों की बड़ी बातें, नौशाद अंकल इतने विनम्र, इतने प्यारे इंसान थे। डैडी को साइड में ले गए और कहते हैं कि महेंद्र देखो ऐसा है बेटा, एक ही गुजारिश है मेरी तुमसे कि आज मेरी इज्जत रख देना। तो डैड तो पानी हो गया, बोला पापा जी आपकी इज्जत? कहते बिल्कुल। तो कहते बस बेटा ऐसा गाओ कि बस लोग खुश हो जाएं। और वाकई वैसे हुआ कि मेरा ख्याल पहला ही टेक था कि सोनी महिवाल का ओके हो गया था उनका। मौसीकार आज़म नौशाद साहब की शख्सियत का एक बड़ा पहलू और है, वो ये है कि वो बहुत अच्छे शायर भी थे। जी हाँ, पहला प्यार मौसीकी और दूसरी मोहब्बत शायरी।
अपने शेरी मजमूए आठवां सुर में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जब कभी भी मुझे अपने वतन की कमी महसूस होती थी तो अल्फाज का जामा पहनाकर अशार कह देता था। तभी तो शेरी मजमुआ आठवां सुर हमारे सामने आया और शायर थे, इसी वजह से वो इंसानी जज्बात को बेहतर तरीके से समझ पाए। यही एक वजह है कि मशहूर मारूफ शायर हजरात जो है वो इनकी फिल्मों का अहम हिस्सा बने। शेरी मजमुए आठवें सुर में कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इत्तेफाक से मुंबई में आते ही मुझे डी.एन. मधोक और पी.एल. संतोषी जैसे बाकमाल असहाब की सोहबतें नसीब हो गईं। मधोक साहब मेरे बुजुर्ग और संतोषी साहब मेरे हमसाया और दोस्त थे। इन दोनों हजरात का फैज था कि शायरी से मोहब्बत के लिए दिल हमेशा जवान रहा। इसके बाद तो जैसे बरकतों का नजूल शुरू हो गया। कारदार और महबूब खान की रफाकत मिलते ही शेर व सुखन की अदबी कदरों से शनासाई मयसर आई। अदब के 3 पेश कीमत नगीने मेरे हाथ आए। तीनों कदरों कीमत के एतबार से नायाब और यकताए, मजरूह, शकील और खुमार के बगैर न उर्दू की शेरी तारीख मुकम्मल हो सकती है और न फिल्मी नगमे निगारे का हुस्न। ये मेरे घर ही में मुकीम हुए। ये भी किस्मत की बात है जो हर किसी को कहाँ नसीब होती है। यानी अब मेरा खानदान शायरों का खानदान था। मैंने तीनों से जी भर के फायदा उठाया, मजरूह, शकील और खुमार। अब अगर शेर कहता तो इस शेर के हुस्न सेहत के 3 जामिन बल्कि निगहबान मौजूद थे। इस तरह शेर गोई की दबी हुई चिंगारी वक्तन फवक्तन शोलों का रूप धारती रही। बाद में हसन कमाल साहब का भी इजाफा हुआ। शकील और खुमार क्लासिकियत के शहदा थे, मजरूह तरक्की पसंदी के मर्द मैदान और हसन कमाल आज की गजल के नशे में चूर। मैंने मैकदों से जितने भी घूंट मैसर आए पी लिए और जितनी भी तिश्ने की बुझा सकता था बुझा ली। हसन कमाल साहब से जब हमने बात की नौशाद साहब के बारे में तो उन्होंने भी कई बातें हमारे सामने रखी। क्यों ना हम वो गुफ्तगू आप तक पहुंचाएं। उनके अंदर एक शायर बसा हुआ था। वो शायर बार बार बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आपने उनका 8वां सुर तो पढ़ा होगा। मैं उनकी गजल का पहला सामे, फर्स्ट लिसनर ऑफ हिज पोएम वाज मी। समाज में जो हो रहा है उसकी अक्कासी भी उन्होंने की है कई मर्तबा। आपकी मुलाकात नौशाद साहब के साथ कहाँ हुई? लखनऊ में हुई थी क्या कभी, कि मुंबई में ही हुई जब आपने मुंबई की तरफ रुख किया? नौशाद साहब जितनी कसरत से और जितनी बार मेरे ख्वाबों में आते हैं उतना कोई और नहीं आता। क्या बात है। ये मेरा उनका रिश्ता था। अब इसके बाद मेरा उनसे क्या रिश्ता था ये बताने। रूहानी रिश्ता कहिएगा। मुलाकात मेरी उनकी लखनऊ में भी हुई, लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट था। जब वो किसी फंक्शन में आए थे तो वो रस्मी सी मुलाकात थी, लेकिन मैं जाहिर है कि उनका बड़ा जबरदस्त फैन। उसके बाद मैं बम्बई में आया तो मैं और उर्दू बुलेट्स का एडिटर बना। एडिटर रहे आप। 1979 में जब मैं बांद्रा शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होने के दूसरे ही दिन मैं बगैर किसी अपॉइंटमेंट के सीधे उनके घर चला गया। उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद से उनके इंतकाल तक मेरी उनकी मुलाकात सिर्फ उसी दिन नहीं हुई जिस दिन वो या तो वो इस शहर में नहीं थे या मैं इस शहर में नहीं। रोजाना आपकी मुलाकात वो सुबह शहर को निकलते थे भाभी के साथ, तो लौटते वक्त मेरे घर पे आके पहली चाय पी के तब जाते थे। क्या बात। तो ये हमारा उनका रिश्ता था। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा दाखिला ही उनकी वजह से हुआ। आपका जो पहला जॉब था वो नौशाद साहब की बदौलत मुमकिन हुआ। मैं लखनऊ से आया हाँ, था डायरेक्ट, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा दाखिला नौशाद साहब के मरहूम ने मिलना था। वो बहुत दिलचस्प बात बताऊं, उन्हें मालूम था कि मैं शायर हूँ, मैंने गाने लिखने का शौक है। उस जमाने में एक फिल्म बन रही थी, बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस हुई थी, चाणक्य चंद्रगुप्त, जिसमें दिलीप साहब चाणक्य का रोल करने वाले थे। उसकी म्यूजिक नौशाद साहब दे रहे थे जाहिर, तो और चोपड़ा साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो उस फिल्म में उसकी कहानी लिखी जा रही थी। कहीं कोई एक रोमांटिक सीन था तो वो जरा कुछ फंसा हुआ था, जरा नहीं बन पा रहा था किसी तरीके से। तो नौशाद साहब ने चोपड़ा साहब से कहा कि आप कहें तो मैं एक नौजवान को ट्राई करूँ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मेरा फिर चोपड़ा साहब से तारुफ हुआ, वो सीन बताया गया, मैंने वो सीन लिख दिया जी। वो सीन इत्तेफाक से सबको पसंद आ गया। फिर उसमें ये हुआ कि जब मेरा चोपड़ा साहब से तारुफ कराया गया, प्रोड्यूसर मेरे जानने वाले थे बहुत करीब के,
तो उन्होंने कहा कि भाई शायर भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ये है वो है। तो चोपड़ा साहब ने कहा तो फिर इनसे आप गाना भी कोई लिखवाए। तो एक गाना उसका रिकॉर्ड हो गया था, हिंदीवर का लिखा हुआ था। दूसरा गाना उस फिल्म के एक कैरेक्टर हेलेन जो सलूकस की बेटी थी उसके ऊपर था। तो नौशाद साहब ने मुझसे कहा कि ऐसा गाना है, तो मैंने गाना लिखा, सबको बहुत पसंद आया। वो रिकॉर्ड होने जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से कुछ ऐसे वाकयात हुए कि वो फिल्म शल्व हो गई। वो गाना वो था जो बाद में तेरी पायल मेरे गीत में आया, मोहब्बत का एक देवता सा मिला, हाँ। खुदा तो नहीं पर खुदा सा मिला, जो उनके बेटे रहमान नौशाद साहब ने डायरेक्ट की। रहमान जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ तो साहिल लुधियानवी जी उनके बहुत मजबूत पिलर थे जी। उनका इंतकाल हो गया साहिल साहब का। और चोपड़ा साहब ने बातों बातों में नौशाद साहब से जिक्र किया कि मेरी समझ में नहीं आता है, क्या करूं, साहिर का इंतकाल हो गया है। तो फिर नौशाद साहब ने फिर कहा कि आपको याद है वो नौजवान शायर, कल आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते। नौशाद साहब मुझे ले गए और मुझे चोपड़ा साहब से मिलाया। चोपड़ा साहब ने कहानी सुनाई, सब कुछ किया, सिचुएशन दी और पहला ही गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, निकाह फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना। उसके बाद बाकी सब हिस्ट्री। लेकिन मैं वहां पहुंचा ही नौशाद साहब के तरफ। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं इस वक्फे के पार। दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। इस 8वें सुर में कई और बेहतरीन गजलें हैं जिन्हें अपनी आवाज बख्शी है हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने नायाब गुलकारों ने, जिनमें गजल गायक हरिहरन साहब है और उत्तम सिंह की बेटी प्रीति उत्तम भी है। उनसे की गई ये गुफ्तगू आप तक पहुंचाते हैं। नगमा है मेरी जिंदगी, नगमा है मेरी बंदगी, मेरी बंदगी, मेरी बंदगी। कंपोजिशन वैल्यू जो है ना, कंपोजर जो कहते हैं, वो सर्टेन थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हिम एंड डिसिप्लिन। किस तरह से आप, वो कभी भी कहते थे आप जरूर इम्प्रोवाइज कीजिएगा, मगर पहले साफ गाइएगा, इस चीज को समझाइएगा। वो खाना नहीं चाहिए, वर्ड्स को नहीं खाना। गुजरा हुआ कल देखा, ये बहुत वो ठहराव और कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। और पूरा लाइन जो है, तो वो कहते थे ये करने से पूरा आपका गाना उठता है। अपनी जुल्फे मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको ना मुझे, हद से गुजर जाने दो, अपनी जुल्फे मेरी शानों से बिखर जाने दो। ये बहुत बहुत मजे से सीखा, मजे से गाया। और जब भी मैं गाता हूँ मुझे बिल्कुल नौशाद साहब ऐसे याद आते हैं, उनकी म्यूजिक रूम में जो सामने बैठ के मैं उनसे सीखा और जो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने और मुझे रियाज करवाया। एक दिन 2-3 घंटा हो गया, वो कुछ मुझे सिखाते थे, रियाज करवा रहे थे। तो उनकी वाइफ स्वामी अंदर से आई, बोले जी बच्चा है हरी, कितना गवाओगे, अभी बस करो। तो इतना प्यार दिया उन्होंने और ब्यूटीफुल। घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा, घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा, मगर प्यासा कोई अब तक है प्यासा,
छाई थी सावन खुल के बरसा। अब्बू के साथ एज ए स्टूडेंट जो मैंने पाया है और जो मैं वो लम्हा जो जी हूँ मैं वो 4-5 साल मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आज, क्योंकि आज मुझे उस तरह से बैठ के सिखाने वाले कोई नहीं है। आज मैं खुद एक टीचर बन गई हूँ, यूएस में मैं सिखाती हूँ और मैं उन लम्हों को याद करती हूँ जब अब्बू इतनी पेशेंटली मेरे साथ बैठ के एक एक हरकत को मेरे साथ बैठ के गाते थे और मुझे समझाते थे कि नहीं बेबी ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। सो आई एम ब्लेस्ड, इट्स सच में सरस्वती माँ की तो ब्लेसिंग है, ऊपर से बाबा जी की एक कृपा रही है मुझ पर कि अब्बू ने मुझे इतना सिखाया और इतना मुझे ट्रेन किया, स्पेशली गज़लों। मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब अपनी फुर्सत के लम्हात में शिकार पे जाया करते थे। उन्हें शिकार करने का शौक था और साथ ही साथ फिशिंग करने का शौक था। और मुंबई में एक ऐसी वाहिद जगह है जो उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन थी। आइए आपको लिए चलते हैं उसी फेवरेट स्पॉट पर। आपको लेकर आए हैं आज पवई लेक। और पवई लेक दिखाते दिखाते हमारी नजर पड़ गई इस एक बोर्ड पर, महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन। इसके कुछ प्रेस्टिजियस मेंबर्स है, गुरुदत्त साहब है, जॉनी वॉकर साहब है, नौशाद साहब का है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, मजरू साहब है, शमी कपूर साहब है, राज कपूर साहब, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, ये सारे बड़े बड़े नामचीन हस्तियां जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा को काफी कुछ दिया, नौशाद साहब के साथ यहाँ पे आया करते थे। ये हॉल जो है अभी भी मुकीम है उनकी याद में। इतनी बड़ी मछली को अपने हाथों में लिए हुए हैं जो उन्होंने फिशिंग के दौरान पकड़ी। नौशाद साहब का फेवरेट डेस्टिनेशन, फेवरेट स्पॉट जहाँ फुर्सत के लम्हात वो बिताते थे वो है ये पवई लेक। और यहाँ गार्डन भी है। आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत नासाज थी तो ये रेलिंग लगाई गई थी ताकि ऊपर चढ़ने में जरा आसानी हो। तो चलिए इस रास्ते से गुजरकर हम अब पहुंचे हैं पवई लेक के बीचों बीच। बोट के रास्ते से हम जाएंगे और बड़े पुराने पलों को याद करेंगे। अब हम बैठ गए हैं बोट में पवई लेक के बीचों बीच। इसी बोट से सफर किया करते थे नौशाद साहब अपने दोस्तों के हमरा, और वहाँ मचान पे जाके वो फिशिंग किया करते थे। बहुत खूबसूरत अभी भी है। ये मचान है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ और जिस मचान पे मैं बैठी हूँ, जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, ये वही कुर्सी है जिस पे नौशाद साहब बैठा करते थे। वो फिशिंग यहाँ किया करते थे। इस मचान से हम उतरे, बोट में वापस बैठे। बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत सुहाना मंजर है। मन कर रहा है कि यहीं पे बैठा जाए। अब आप सोचिए नौशाद साहब अपने दोस्तों के हमरा जब यहाँ आते थे तो उनकी क्रिएटिविटी में कितना इजाफा होता होगा। बिल्कुल एकांत है और इतनी खूबसूरती चारों ओर, ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए। हमने सैर करवाई है आपको पवई लेक की और उन जगहों की यहाँ पे पवई लेक के ऊपर जहाँ पे नौशाद साहब अपने फुर्सत के लम्हात बिताते थे। अब हम बोट में वापस सवार हुए हैं। चलिए आपको कुछ और सैर कराते हुए यहाँ से हम रुखसत होते हैं। ये अभी 2 साल हो गए। मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब इस तरह की अजीम शख्सियत थी कि जिनसे भी वो मिला करते थे उन्हें अपना बना के छोड़ा करते थे। हम बात करें उनके असिस्टेंट्स की, उनकी सरपरस्ती में उनके ज़ेर साया कई असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे। उन्होंने इनके साथ काम किया, काफ़ी सीखा, जिन्होंने बाद में बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर कई बड़ी फिल्में दी। हम नौशाद साहब के असिस्टेंट्स के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। इनके नाम कुछ यूँ हैं: गुलाम मोहम्मद साहब, मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब और म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह। और उत्तम सिंह से हमने जब बात की नौशाद साहब के बारे में, उन्होंने कुछ यूँ इजहार ख्याल पेश किए। आपको शर्फ हासिल हुआ कि आपने उनके साथ काम किया, माय फ्रेंड से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद आगे बढ़ता ही गया। एज ए म्यूजिक अरेंजर आपने उनके साथ काम किया, म्यूजिक असिस्टेंट, बैकग्राउंड स्कोर में उनके साथ रहे। हम ये कह सकते हैं आपकी फिल्मों का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत ही मुसलसल लगातार बड़ा बेहतर रहा। इसका बड़ा श्रेय जाता है मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब को भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नौशाद साहब को अगर आप अपने हिसाब से देखते हैं तो क्यों हिंदुस्तानी सिनेमा में वो सबसे आला दर्जे के मौसीक़ार तस्वुर किए जाते हैं? नौशाद साहब itself, the name is music. NAUSHAT.
7 गीत हैं जी और 7 सुर हैं संगीत के। एक तो उनके काम करने का तरीका, वो मैंने आज तक किसी भी संगीतकार का नहीं देखा। मैंने सबके साथ काम किया और नौशाद साहब के साथ मैं एज ए असिस्टेंट, एज ए राइटर, एज ए कंडक्टर, फिल्म मेरी शुरू हुई नौशाद साहब के साथ माय फ्रेंड, जो रहमान नौशाद साहब की पहली फिल्म थी जी। यहाँ से हमारी यहाँ सफर शुरू हुआ, सफर शुरू हुआ उनके साथ में, जिसमें मुझे सीखने को भी बहुत मिला और उनको देखने का भी मौका मिला कि वो किस, उनकी जो शख्सियत है वो किस तरीके की है। बहुत सी चीज़ें जो एक बड़े बड़े सवालात थे नौशाद साहब के बारे में मन में लोगों से सुनते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी शक जो है वो सारे पूरे हुए ये 35 और 37 साल की जी कैरियर में जो मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन जी सबसे पहली बात तो उनकी ये है कि वो जब मैंने उनके साथ काम किया, वो एक गाना कम से कम 6-7 ट्यूनें बनाते थे और मुझे बैठाते थे कि देखो ये गाना है, फिर ये है, फिर ये है, फिर वो है, ऐसे 4-5-5-6-3-2 हमेशा कोई भी गाना हमने रिकॉर्ड किया है उन्होंने जरूर सुना है। फिर मुझे जो लगता था कि भाई आज का टाइम जो है इसके लिए ये ट्यून बेहतर है, तो मैं कहता था अंकल ये ट्यून बेहतर है। क्यों ये ट्यून क्यों बेहतर है? मैं कहता था अंकल ये ट्यून इसलिए बेहतर है कि आज का युग थोड़ा सा चेंज हुआ है। आज वो इतने डीप क्लासिकल गाने जो वगैरह जो हैं वो लोग शायद ना समझ पाए, तो इसमें आपकी छाया भी है, आपका संगीत भी है और लोगों के समझने के लिए शक्ति भी है। तो तुम चाहते हो कि इसको रखें, तो मैं कहा आप इसको रखें। तो ऐसे बहुत दफ़ा उन्होंने काम किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ये शायद मुझे लगता है धर्म कांटा का बैकग्राउंड चल रहा था। अच्छा, उनका क्या था कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक टाइमिंग सब खुद ले लेते थे, कहाँ म्यूजिक रखना है। उनको कोई डायरेक्टर नहीं कहता था कि नौशाद साहब मुझे यहाँ म्यूजिक चाहिए, मुझे वहाँ म्यूजिक चाहिए ना। नौशाद साहब और एडिटर ये दोनों बैठते थे, वो रील चलाते थे और हाँ मुझे यहाँ से इसका टाइमिंग दो, उसका टाइमिंग दो। वो पूरी फिल्म का टाइमिंग अपने बुक के ऊपर लिख लेते थे और बैठ जाते हम लोग। 15 दिन वी यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक, 15 डेज। सुबह 9:30 बजे मैं पहुंच जाता था, 10 बजे के करीब शुरू करते थे, शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक शुरू होते थे। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक जब रिकॉर्ड करने जाते थे 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन में पूरा खत्म कर दिया। क्या बात है, पूरी फिल्म का काम करता था। और किसी म्यूजिशियन को ये पता नहीं कि ये सीन कहाँ आने वाला है, ये म्यूजिक कहाँ का है। इवन मुझे भी नहीं पता होता था कि म्यूजिक कहाँ का है। मुझे खाली इतना पता था कि इसके पीछे ये है, इतना टाइमिंग है, इतना ये है, इतने बार हैं, इतना वो है। तो बहुत डिटेल में काम करने की उनकी आदत। क्या बात। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात ये कि मैंने कहा अंकल ये देखिए वायलिन का पीस है और इसके पीछे व्योला ऐसे व्योला बजेगा, वो क्या बजेगा जरा बजा के सुनाओ। बेस गिटार क्या बजेगी, बजा के सुनाओ। चलो क्या बजेगा, बजा के सुनाओ। फ्लूट कैसे मतलब एवरी इंस्ट्रूमेंट ही वांटेड टू नो कि वो कैसे बजेगा। मौसीकार आजम नौशाद साहब 5 मई 2006 को 86 वर्ष की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए और जाने से पहले अपनी तहरीर के जरिए शायकीन और अपने चाहने वालों को कुछ यूं अलविदा कह गए। जमीन पर इंसान का दिल बहुत बहलाया, खुश किया, कभी कभी बेइंतहा रुलाया भी। अब मेरे खुदा की बारी है। दुनिया कहीं जो बनती है मिटती जरूर है, पर्दे के पीछे कोई न कोई जरूर है। चाहते हैं लोग जाके फिर आते नहीं कभी, दीवार के उधर कोई बस्ती जरूर है। उम्मीद करती हूँ आपको दिल ने फिर याद किया नौशाद साहब के ऊपर बेहद पसंद आ गया होगा, जिसमें हमने नौशाद साहब की जिंदगी के हर एक पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश की, उनके चहेतों से आपकी मुलाकात करवाई और वो किस तरह की शख्सियत थे, क्यों वो मौसीकार आजम बने, इस बात का भी खुलासा किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे अपने अगले प्रोग्राम में। इस बीच आप लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं shiva.lateef@nw18.com पर। खुदा हाफिज।